नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खूनी फ्राइडे के पॉडकास्ट में। आप सुनने जा रहे हैं भानगढ़ किला की रहस्यमय स्टोरी। ये स्टोरी रियल घटना पर आधारित है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर में स्थित है और इसे भारत में सबसे बड़ी भूतिया जगह माना जाता है। भारतीय सरकारों ने यहाँ एक नोटिस लगाया है जिसमें लोगों को सुबह के 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद किले में रुकने में मना किया गया है। लेकिन इस सब चेतावनी के बावजूद 17वीं सदी के इस किले को देखने के लिए आज भी बहुत से पर्यटक आते हैं। इस किले के आसपास बहुत सी ऐसी घटना को रिपोर्ट किया गया है जिन्हें भूत, प्रेत या अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता है। वहाँ के रहने वाले किले का नाम लेने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि 400 साल पहले एक काले जादूगर ने इसे बर्बाद कर दिया था और तब से ये जगह फंसी हुई है, आत्माओं का घर बन चुकी है। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ का श्राप आज भी जारी है। मैंने भानगढ़ के बारे में कुछ साल पहले सुना था। तब मुझे एक दोस्त ने बताया था कि उसके 2 दोस्त 15 साल पहले इस किले में गए थे और फिर वो दोनों दोस्त वापस नहीं आए। उनके शव तक नहीं मिले। मैंने ज़्यादा पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में भानगढ़ में कई लोग गायब हुए हैं। कोई अधिकारी इन मामलों की जांच नहीं करता था। उन्हें कोई सबूत तक नहीं मिलता। भानगढ़ किला एक छोटे से गांव में स्थित है जो चारों ओर रेगिस्तान ज़मीनों से घिरा हुआ है। किले में गए हुए लोग अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? मैंने नेट में भानगढ़ किला सर्च किया तो हज़ारों वेबसाइट खुल गई जिसमें अनेकों कहानियाँ थी। कुछ घटनाओं के बारे में था, कोई गायब हो गए उन लोगों के बारे में था, तो कुछ लोगों ने वहाँ अजीब आवाज़ें सुनी हुई थी। मेरे दोस्त ने मुझे भानगढ़ से सुनी हुई कहानी बताई। कभी किसी ज़माने में भानगढ़ किला कभी राजा माधव सिंह और उनकी पत्नी रानी रत्नावली का निवास स्थान हुआ करता था। ये 17वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। उस समय किला एक शानदार महल की तरह लग रहा था, एकदम सुंदर, झूमता हुआ और आंखों की रौनक, जिसमें सब शानदार सुविधाएं थी। किले के अंदर कई हवेलियाँ थी और वहाँ पर नृत्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कहा जाता है कि रानी रत्नावली बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कई वीर तो केवल उनकी एक झलक पाने के लिए मर मिटते थे। लेकिन रानी को प्रशंसकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका झुकाव कहीं और था। उन्हें काले जादू में, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि थी। मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्माओं को बुलाने जैसे विषय पर ये विद्या उन्हें आकर्षित करते थे और वो इन सब के बारे में और जानना चाहती थी। जब राजा माधव सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक तांत्रिक सिंधिया को बुलाया ताकि वो रानी को काला जादू सिखा सके। रानी रत्नावली एक तेज विद्यार्थी थी तो वही सिंधिया एक जानकार शिक्षक। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शिक्षक को अपने शिष्य से प्यार हो गया, यानी सिंधिया को रानी रत्नावली से प्यार हो गया था। सिंधिया तांत्रिक न सिर्फ रानी से बल्कि एक विवाहित स्त्री से प्रेम कर बैठा था। सिंधिया को अच्छे से पता था कि यह प्रेम असंभव है। इसलिए एक दिन जब रानी की दासी उनके स्नान के लिए तेल खरीदने गई, तभी सिंधिया ने उस तेल पर गुप्त रूप से एक काला जादू कर दिया। जादू ऐसा था कि जो भी उस तेल को ये छू ले वो तांत्रिक के वश में हो जाएगा। लेकिन सिंधिया की योजना उल्टी पड़ गई। रानी अब तक इतना काला जादू सीख चुकी थी कि उन्हें समझ में आ गया था कि तेल में कुछ गड़बड़ है। रानी ने उसकी बुरी नीयत को भांप लिया और फिर वो तेल अपने ऊपर इस्तेमाल करने की बजाय दासी को वह बार चट्टानों पर डालने के लिए कहा और उसके बाद देर रात जादू ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चट्टानों ने तेल को छू लिया था और अब वो चट्टान सिंधिया के प्रेम में आकर्षित हो गई थी। किले की मिट्टी की चट्टानें टूटकर सिंधिया की झोपड़ी की ओर गिरने लगी। इससे पहले कि बड़े बड़े पत्थर उसकी छाती पर गिरते और वो उनके नीचे कुचल जाता, सिंधिया को अपनी बर्बादी का एहसास हो गया था। मरने से पहले क्रोधित सिंधिया ने भानगढ़ किले और उसके सभी निवासियों को एक भयंकर श्राप दे दिया। उसने किले के दरबार, रानी, दरबारियों और वहाँ रहने वाले नागरिकों को भी श्राप दे दिया। और सचमुच कुछ ही घंटों में भानगढ़ में एक अजीब प्राकृतिक आपदा हुई। पत्थर खिसकने लगे, पेड़ उखड़ गए,
पक्षी और कीड़े आसमान से मरकर नीचे गिरने लगे। किले की दीवारों को सहारा देने वाले पत्थर ढीले हो गए और फिर कुछ ही मिनटों में किला लगभग खंडर में बदल गया। वो किला आज भी उसी हालत में है। कहते हैं कि रानी और उनके दरबारी इस आपदा में मारे गए और आज भी उनकी आत्माएं किले में भटकती रहती है। राजा माधव सिंह का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आपदा वाले दिन के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। ये कहानी सुनते सुनते दोपहर हो गई। उसके बाद मैं भानगढ़ किले को जाने लगा। आमतौर पर किसी प्रेम आत्माओं को शांत करने के लिए उनके जीवन में हुए अन्याय को समझना जरूरी होता है, और मैंने आगे पढ़ा कि किले के अंदर जाने का रास्ता एक लोहे के बड़े गेट से था। ये गेट बहुत मजबूत और भारी है, जो समय के साथ बहुत पुराना और भारी हो गया है। गेट का एक हिस्सा जमीन में घुसा हुआ था। ये पूरा नहीं खुलता। वहाँ पर एक आदमी निकलने लायक एक रास्ता है। उस गेट के पास एक सरकार की तरफ से एक साइन बोर्ड लगा था, जिस पर हिंदी में लिखा था, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना मना है। किले के क्षेत्र के अंदर पशु को चराने के लिए मना है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले केवड़ा के पेड़ों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना मना है। ये चेतावनी किले के बारे में डर का माहौल पैदा कर रही थी। यहाँ कुछ पर्यटक थे जो ज़्यादातर खुद में ही खोए हुए थे। मैंने और किले के बारे में समझना शुरू किया। किले के अंदर सबसे पहले एक खुला मैदान था। वहाँ की तपती गर्मी में वहाँ की ज़मीन बंजर थी। इसके आगे एक मंदिर था। भानगढ़ में कई मंदिर हैं जो विभिन्न देवताओं को समर्पित है, लेकिन वो विशेष मंदिर आकर्षक था। उसमें कुछ खास था। पहचान नहीं सका। मंदिर के अंदर गया, मंदिर के आसपास घूमा और ज़्यादा जानने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। जब उस मंदिर को देखा तो ऐसा कि यहाँ कभी कोई देवता रहे होंगे। भानगढ़ के किले के पास जो मंदिर था, वो मंदिर भी अपनी अलग छवि को छोड़ रहा था। वो मंदिर एक उदास मन का लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो श्राप के बाद देवताओं ने भी वो मंदिर छोड़ दिया हो। मैं वहाँ पे घूम रहा था तो मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। सामने एक मानव आकृति सीधी बैठी हुई थी। मैं वहाँ पर देखने लगा। वहाँ देखा तो वो एक साधु की मूर्ति थी। वो साधु की मूर्ति एक गंदे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। उनकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन थे। उनका चेहरा सबसे अलग था। मुझे कुछ ऐसा लगा कि यह मूर्ति किसी तरह इस स्थान से जुड़ी हुई है। मैं उनके करीब जाने ही वाला था कि अचानक उस मूर्ति की एकदम से आंखें खुल गई और मुझे देखकर बाहें सिकुड़ ली। मैंने थोड़ा झिझकता हुआ पूछा कि बाबा, ये मंदिर किसका है? वो बाबा ने आसमान की तरफ देखा, मानो वो खुद जवाब ढूंढ रहे हो। मैंने उस बाबा से फिर से पूछा, क्या आप यहाँ अक्सर आते हो? इस बार उसने सिर हिलाया। उनकी नज़रों में अनेकों सवाल थे और उनका चेहरा शांत भी था। मैं उस बाबा के बाजू में बैठा और बाबा से पूछा, बाबा, मैं इस जगह की खोज कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे बता सकते हो? बाबा ने हाँ कहा। तो मैंने बाबा से पूछा, यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं क्या? बाबा ने कहा, हाँ, बहुत सारे। फिर बाबा ने कहा, एक समय था जब लोगों ने इस जगह को अकेला छोड़ दिया था। अब लोग अपनी बैग, फ़ोन, कैमरा लेकर आते हैं, यहाँ सेल्फी लेते हैं, मजाक बनाते हैं। लोग यहाँ आते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो डरते नहीं, दांत निकालते हंसते हैं, लेकिन फिर जैसे सूरज डूबने लगता है, एक एक करके सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। मैंने बाबा से पूछा, लेकिन क्या ये जगह सच में भूतिया है? बाबा, क्या यहाँ आत्मा है? उसने मुझे मुस्कुराकर नज़रों से देखा। बाबा ने मुझसे कहा, भूताहा, प्रेत बाधित, तो तुम ये सोचते हो? मैंने कहा, तो ये जगह भूतिया नहीं है। ये सुनकर उस बाबा ने मेरी आंखों में गहरी नज़र डाली। बाबा की नज़र में कुछ छुपा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर बाबा ने उत्तर दिया, प्रेत बाधित तुम कहते हो, इस किले में उससे भी कुछ बढ़कर है। तुम इस जगह को जानना चाहते हो ना? विश्वास करोगे लड़के, अगर तुम अपनी जान की कीमत समझते हो तो इस विचार को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों, उस भानगढ़ किले के रहस्यमय के बारे में उस बाबा ने क्या बताया और उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए
आप देखते रहे खूनी फ्राइडे। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली कहानी आपको मिलती रहे। और सुनते रहिए खूनी फ्राइडे पॉडकास्ट।